नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 13 सितंबर 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे कि हम लोग मोटिवेशन पढ़ते हैं, तो आज का मोटिवेशन है, आपको इतना काबिल तो ज़रूर बनना पड़ेगा कि कोई कह न सके कि मेरे बिना तुम्हारा काम या तुम्हारा क्या होगा। ठीक है, कम से कम इतने काबिल बन जाइए कि कोई ये ना कह सके कि मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए अपने पैरों पर, अपने बलबूते पर खड़े हो जाइए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और उससे पहले इसमें हम लोग कंटेंट जो जो पढ़ते हैं ये आप लोग पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार मतलब UNHRC जो होता है ना, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, उसका जो हाई कमीशन है वो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए वोल्कर तुर्क, ऑप्शन नंबर बी पीटर एल्बर्स, ऑप्शन नंबर सी प्रवीण छाबड़ा, ऑप्शन नंबर डी दीक्षित जोशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विल्कर तुर्क के द्वारा मतलब इनको उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे इसमें और भी कुछ हम लोग अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो अपॉइंटमेंट में ये क्या है, विल्कर तुर्क को ये संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और ये कहाँ के हैं, किस देश के हैं? तो ऑस्ट्रिया के हैं, इसे याद कर लीजिएगा। पीटर एल्बर्स जो है, एल्ब्रस, ये इंडिगो एयरलाइंस के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। दीक्षित जोशी जो है, ये क्रेडिट स्विस के नए CFO नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और प्रवीण छाबड़ा जो है, ये सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड है फैक्ट, जैसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC का फुल फॉर्म अगर देख लिया जाए तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन HRC, ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इज ए यूनाइटेड नेशन बॉडी। ये यूनाइटेड नेशन का ही एक बॉडी है जिसमें 47 मेंबर्स है, इसे याद कर लीजिएगा। और इसका फाउंडेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये कब बना था? तो 15 मार्च 2006 को बना था। अभी वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वेडरिको वेलिगस है। ठीक है, और ये इसका जो है ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ही एक अंग है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ये है वी तुर्क जो अभी इनको बनाया गया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का अध्यक्ष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य के पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तभी हाल ही में बिहार के रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। ठीक है, और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे इनसे रिलेटेड फैक्ट्स है कि रामचंद्र मांझी इज एन इंडियन भोजपुरी फोक डांसर। ये फोक डांसर थे और ये लौंडा नाच के लिए फेमस थे, इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये भिखारी ठाकुर का जो ड्रामा टीम था उनमें से ये मेंबर भी थे। इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है 2017 में, और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2021 में। इनका जन्म 1925 में छपरा में हुआ था और इनका जो निधन हुआ है ये 7 सितंबर 2022 को पटना में हुआ है। ठीक है, और इनको 2021 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, जो कि फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और भी इनसे रिलेटेड देखिए, यही है रामचंद्रन आर्टिस्ट ऑफ चेंज रामचंद्र मांझी। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और ये देखिए भोजपुरी के दुनिया में पहचान दिलवाने वाले ये जो है भिखारी ठाकुर के सिपाही रामचंद्र मांझी का निधन हो गए, है ना, इसे याद कर लीजिएगा। अब आते हैं बिहार से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट का बात कर लेते हैं। तो इसमें तो रामचंद्र मांझी के बारे में हो गया। बिहार का राजधानी आप लोग सभी जानते हैं पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और गवर्नर फागू चौहान है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और अब आते हैं इसमें और भी जैसे स्टैटिक पॉइंट है तो इसका बात कर लेते हैं। जैसे वाल्मीकि नेशनल पार्क ये बिहार में स्थित है। डॉल्फिन संग्रहालय ये पटना में स्थित है, बिहार के पटना में। अभी हाल ही में मिथिला के मखानों को GI टैग दिया गया था।
ठीक है। और जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। इसके अलावा बिहार के शाही लीची और जर्दालू आम को भी जीआई टैग मिल चुका है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। जर्दालू आम, शाही लीची, ठीक है, मिथिला के मखानों को अभी हाल ही में दिया गया है। ये है देखिए जर्दालू आम और ये शाही लीची, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। और अभी हाल ही में आपको मालूम होगा कि बिहार के गया जिला में भारत का सबसे लंबा रबर बांध का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। भारत का सबसे लंबा बांध ये फाल्गु नदी पर है। किस नदी पर है? तो फाल्गु नदी पर है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार के जमुई जिला में मिला था, इसे भी याद कर लीजिएगा। बिहार के खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा जैसे राजगीर जू सफारी, ये सब बिहार में ही स्थित है। और एक जो क्या बोलते हैं, वो गन्ना से जो ये बनाने वाला जो फैक्ट्री है वो पूर्णिया बिहार में लगाया गया है। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में विश्व का पहला संस्कार केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो विश्व का पहला संस्कार केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये है राजस्थान राज्य में ये विश्व का पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, ये देखिए झुंझुनू में खोला जाएगा, ये राजस्थान के झुंझुनू में खोला जाएगा। ठीक है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? तो जयपुर है। पिंक सिटी भी इसी इसी को बोला जाता है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं और गवर्नर जो है ये कलराज मिश्र जी हैं। ठीक है। राजस्थान के कुछ स्कीम है, जैसे शहरी रोजगार योजना जो है ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसमें शहर के जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। प्रोजेक्ट बोल्ड जो है ये बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया है। चिरंजीवी जो योजना है ये राजस्थान सरकार के द्वारा ही इसमें चिकित्सा बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे जिस प्रकार से भारत में आयुष्मान भारत चलता है वैसे ही उसी के तर्ज पे चिरंजीवी योजना का भी शुरुआत किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। पहले इसमें भी 5 लाख रुपए था, लेकिन अभी इसमें 10 लाख रुपए कर दिया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NMHC का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए लोथल गुजरात, ऑप्शन नंबर बी पुरी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है ये लोथल गुजरात में बनाया जा रहा है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे NMHC is to be developed an integral tourist destination dedicated to the legacy of maritime heritage of India at Lothal। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा और ये इस टाइप का बन के तैयार हो जाएगा। आप देख लीजिए इसमें दिया हुआ है और ये इस टाइप का बनेगा, रात में ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, ये नक्शा है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। लोथल से ही कुछ बात कर लेते हैं। जैसे हाल ही में लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है और इसका पहला जो चरण है ये 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, इसे याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण जो है ये पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, जिसका मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। और ये हमारे ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता पर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लोथल गुजरात में ही स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो एक काश्य योगिन सभ्यता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, मनके का जो कारखाना बनाने का प्रमाण मिला है ये कहाँ पे मिला है? तो चनहुदड़ो में मिला है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है चनहुदड़ो। विश्व का 40वीं धरोहर साइट कौन सी है? तो ये धौलावीरा है, जो कि ये भी गुजरात में ही स्थित है। हाल ही में स्थापित GST संग्रहालय का नाम क्या है? तो ये धरोहर नाम से इसका उद्घाटन किया गया था और ये कहाँ पे किया गया था? पणजी गोवा में। ठीक है। भारतीय विरासत संस्थान ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो नोएडा में किया जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा, भारतीय विरासत संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नोएडा में ही आपको मालूम होगा कि नोएडा में ही सबसे बड़ा फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। जेवर हवाई अड्डा भी नोएडा में ही है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है विरासत दिवस, इसे याद कर लीजिएगा। डिजिटल खाद्य संग्रहालय यह तंजावुर तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम कब आयोजित किया गया है? ये कब आयोजित किया जाएगा, है ना, जा रहा है एक्चुअली में ये स्वच्छ अमृत महोत्सव। आपको मालूम होगा कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम लोग आज़ादी अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये कब से कब शुरू किया गया है? ये 2 सप्ताह तक चलेगा, 2 वीक्स तक चलेगा। ठीक है, ये 2 वीक्स तक चलेगा और ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच चलेगा। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे स्वच्छ अमृत महोत्सव ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच। ठीक है, अभी आते हैं हाल ही में चर्चा में रहा स्वच्छ जो है ये 17 सितंबर से बता दिए। इसका जो उपलक्ष्य है ये किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, इसे याद कर लीजिएगा कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन है इसका 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है। स्वच्छ अमृत महोत्सव का आयोजन 2 सप्ताह तक चलेगा। ठीक है, इसका जो कार्यक्रम का आयोजन है ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो महुआ मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स होता है ना, उसके द्वारा किया जा रहा है। MOUHUA। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और इसके मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी हैं, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्ते योजना किससे संबंधित है? तो भारत के सफाई कर्मी का बेहतर जीवन बनाने से संबंधित है, इसे याद कर लीजिएगा। भारत के जितने भी सफाई कर्मी हैं उसके जो लाइफस्टाइल है उसको बेहतर करना ही नमस्ते योजना है। स्माइल योजना किससे संबंधित है? तो हाशिए पर बैठे जैसे कि भिखारी, ट्रांसजेंडर इत्यादि, इससे रिलेटेड है। स्माइल योजना की शुरुआत सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नागा मिर्च महोत्सव 2022 किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। तो नागा मिर्च महोत्सव जो है ये नागालैंड, देखिए जैसे नाम से ही पता है तो ये नागालैंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड में ही देखिए फर्स्ट नागा किंग चिली फेस्टिवल ये नागालैंड के विलेज जो कोहिमा है कैपिटल, वहाँ पे मनाया गया है। और नागालैंड में ही एक नागालैंड जो है यहीं पे एक हॉर्नबिल फेस्टिवल है, हॉर्नबिल पक्षी पाया जाता है, उसी के तर्ज पे हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड में मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है या कहाँ मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, नागा मिर्च का जो जीआई टैग है ये भी किसके पास है? नागालैंड का पास है। और आपको मालूम होगा जीआई टैग कितने दिनों के लिए दिया जाता है? तो 10 साल के लिए दिया जाता है। अच्छा, नागा मिर्च महोत्सव जो है ये 10 सितंबर से मनाना शुरू हुआ है और नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड में, राजधानी कोहिमा है और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है और राज्यपाल जो है ये जगदीश मुखी है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हाल ही में आयोजित एशिया कप 2022 का खिताब कौन सा देश जीता है या कौन सा देश के द्वारा 2022 का खिताब जीता गया है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान या ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो एशिया कप 2022 का खिताब जो है ये श्रीलंका के द्वारा जीता गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए श्रीलंका, जो कि कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि श्रीलंका जीतेगा, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कि जीतने का मज़ा तभी आता है जब लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहा हो, तो इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं जानता था कि श्रीलंका इस बार का विजेता होगा। ठीक है, तो चलिए एशिया कप जो है ये किसको हराकर श्रीलंका विजेता बना है? तो पाकिस्तान को हराकर जीता है, इसे याद कर लीजिएगा। और ये छठी बार इसके नाम टाइटल हो गया है। सबसे ज़्यादा बार अगर पूछ लिया जाए कि कौन जीता है तो वो भारत है ना, भारत सबसे ज़्यादा बार एशिया कप जीता है। एशिया कप 2022 का आयोजन श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन वहाँ का माहौल सही नहीं है। आपको मालूम होगा कि वहाँ पे बहुत सारा मतलब जो कंट्री है वो बहुत ही एकदम डूबने के कगार पे है, तो इसलिए वहाँ पे वो नहीं हो पाया। तो इसके कारण ये यूनाइटेड अरब अमीरात में किया गया, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, एशिया कप में मैन ऑफ द सीरीज किसे बनाया गया? तो हसरंगा जी को। और मैन ऑफ द मैच ये भानुका राजपक्षे बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा, दोनों ही श्रीलंकन प्लेयर है, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हसरंगा जो है मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच
भानुका राजपक्षे, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। सर्वाधिक बार एशिया कप जीतने वाला कौन सा देश है, तो ये है भारत। एशिया कप की शुरुआत 1984 में की गई थी, जब वर्ल्ड कप 1983 में हुआ था उसके बाद ही इसका है, और पहला पहला बार विजेता भी भारत ही था। श्रीलंका की दो राजधानी है, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। कॉमर्शियल राजधानी कोलंबो है, और ऐसे वाणिज्यिक जो राजधानी है ये सब कॉमर्शियल तो कोलंबो है, और नॉर्मल श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है। ठीक है। श्रीलंका के जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है ये रनिल विक्रमसिंघे है। श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकीय रुपया है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाक जल संधि जो है ये किन दो देशों के बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच है, इसे याद कर लीजिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं है, भारत और श्रीलंका के बीच है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच होता है, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है। संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर, और सीटमैक्स इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच होता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। हाल ही में कहां पर विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो इसका जो आयोजन है, इसका जो इनोग्रेशन है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का, और ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 12 सितंबर से 15 सितंबर तक ये चलेगा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और ये देखिए, ये नई दिल्ली में नहीं, यह इसमें किया गया है। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये नंदिनी गाय का यहाँ पे चित्र। ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, और इसमें 50 देश शामिल थे, हिस्सा लिए थे। ठीक है। ग्रेटर नोएडा में किया गया है, 12 से 15 सितंबर के बीच में ये हो रहा है। ठीक है। भारत में विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन इससे पहले 1974 में किया गया था। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को और विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, और इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। श्वेत क्रांति और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है श्वेत क्रांति को, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। अदर नेम ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन ऐसे पूछ लेगा तो ऑपरेशन फ्लड, या फिर ऐसे पूछ लेगा ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ऐसा कई बार क्वेश्चन आया भी है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो श्वेत मतलब व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से संबंधित है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लोग सभी को जानते हैं, लखनऊ है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। अभ्युदय योजना जो उत्तर प्रदेश का बहुत ही अच्छा योजना है, जो फ्री में सिविल सर्विस के लिए कोचिंग निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करा रहा है। ठीक है। स्कूल चलो अभियान जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही चलाया गया है। जेवर एयरपोर्ट, ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है ये नोएडा में ही बनाया जा रहा है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए किस आईआईटी ने आईबीएम के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी गांधीनगर, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी आईआईटी कानपुर। तो भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी मद्रास ने आईबीएम के साथ समझौता किया है, इसे याद कर लीजिएगा, आईबीएम के साथ समझौता किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आईआईटी मद्रास ज्वाइन आईबीएम क्वांटम कंप्यूटर टू एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग इन इंडिया, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए ये आईबीएम और आईआईटी मद्रास ने दोनों को साथ मिलकर काम करने के लिए टाई अप किया है। ठीक है। हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, हाल ही में भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने
आईआईटी मद्रास ने क्या किया है, नीलमणि केंद्र लॉन्च किया है, इसे याद कर लीजिएगा, यह भी आईआईटी मद्रास के द्वारा ही किया गया है। आईआईटी कानपुर के द्वारा क्या किया गया है, तो आईआईटी कानपुर के द्वारा दो काम किया गया है, एक तो निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया गया है और दूसरा अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित किया गया है। ये दोनों आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है। भारत का सुपर कंप्यूटर अनंत, ये आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हाल ही में इतालवी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए मैक्स वर्स्टैपेन, ऑप्शन नंबर बी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर सी वल्टरी बोटास या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हाल ही में इतालवी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो खिताब है, ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इज़ द करेक्ट आंसर, ये है मैक्स वर्स्टैपेन, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इटालवी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जीता गया है, इसे याद कर लीजिएगा। और इनके द्वारा बहुत सारा ग्रैंड प्रिक्स जीता गया है, जैसे डच फार्मूला ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब इन्होंने ही जीता है, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब भी इन्होंने ही जीता है, फार्मूला 1 एलिमिलिया रोमग्ना ग्रैंड प्रिक्स का खिताब भी इन्होंने ही जीता है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इनके नाम में कितने ग्रैंड प्रिक्स हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 ग्रैंड प्रिक्स के अकेले विजेता हैं, इसे याद कर लीजिएगा। फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सेंज के द्वारा जीता गया है, तो ब्रिटिश जो ग्रैंड प्रिक्स है इसको याद कर लेना है, कार्लोस सेंज। ठीक है, फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये चार्ल्स लेक्लर के द्वारा जीता गया है, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स, इसे याद कर लीजिएगा। और सेबेस्टियन जो बेटल है, ये भी बहुत बार विनर रह चुके हैं, ये फार्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संन्यास लेने की घोषणा। ऐसे भी पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किस फार्मूला 1 का ड्राइवर ये संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इसे याद कर लीजिएगा। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सेंज और फार्मूला ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है, तो चार्ल्स लेक्लर के द्वारा जीता गया है। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा कि कम समय में बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर सही में आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी रेफ़र करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।